नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको रिवीजन क्लासेस महाकुंभ जो सीरीज़ है मैं दे रहा हूँ, साथ ही टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू है। आज उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लास 18 है और इसमें आज हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने देखा था, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। आपको मैंने बताया था कैसे आंगल गोरखा युद्ध होता है। आंगल गोरखा युद्ध के पश्चात गोरखों की अपने वतन वापसी होती है और हमारे उत्तराखंड के भूभाग में ब्रिटिश जो कमिश्नरी है वो शुरू हो जाती है और जो सुदर्शन शाह थे उनको कुछ भूभाग दिया जाता है जिस पर टिहरी रियासत आपकी चलने लगती है। अगर मैं उस समय का एक मैप बना दूं आपके सामने तो आप थोड़ा समझ पाएंगे। ये अभी हमारा वर्तमान उत्तराखंड है। ये मान के चलो उसमें जो ये आपका उत्तराखंड का उत्तर पश्चिमी भाग था, उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि टिहरी रियासत था, उसमें उसमें केवल टिहरी गढ़वाल था और थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें क्या था, टिहरी का हिस्सा पूरा था और साथ ही उत्तरकाशी का पूरा एरिया हो गया। ठीक है, बाकी जो हमारा चमोली का ज़्यादा एरिया था और बाकी जो गढ़वाल आज आप देखते हैं वो सभी किस में इंक्लूड हो गया, आपका कुमाऊं कमिश्नरी में। तो दो यहाँ पर देखिए, अगर बात करूँ तो मैं तीन भागों में वैसे बट गया। एक आपका ब्रिटिश गढ़वाल, एक आपका कुमाऊं कमिश्नरी और एक हमारा हो जाएगा टिहरी रियासत। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गढ़वाल भी बाद में जिला बना देते हैं अलग 1839 में, पौड़ी जब जनपद बनता है। और बाकी कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं जनपद तो था ही 1815 में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। तो एक तरफ चल रही थी उत्तराखंड में टिहरी रियासत और एक तरफ चल रही थी कुमाऊं कमिश्नरी और एक तरफ था हमारा ब्रिटिश गढ़वाल, ये हम बोल सकते हैं। अब जैसे देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की हम बात करते तो पहला जो कमिश्नर था वो यहाँ पे आया। ठीक है, तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का पहला कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। गार्डनर को यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया और उसके बाद से लेकर आगे जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाएंगे तो ये कुमाऊं कमिश्नरी चलती ही रही और वहाँ पर टिहरी रियासत भी चलते रहेगी आज़ादी तक। आज़ादी के 2 साल बाद टिहरी रियासत का विलय होता है संयुक्त प्रांत में 50वें जनपद के रूप में। ये हम प्रीवियस जो रिवीजन क्लास आई थी उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की शुरुआत करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखेंगे कुमाऊं का पहला कमिश्नर। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमेशा बनता है ना, जो कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र था, ध्यान रखेंगे, या उत्तराखंड है वर्तमान का, उत्तराखंड को ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में रखने का पहली बार सपना किस व्यक्ति ने देखा था? तो ये था हमारा हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स के टाइम पर ही आंगल गोरखा युद्ध होता है ना, ये आपको याद रखना है। तो हेस्टिंग्स चाहता था कि जो कुमाऊं गढ़वाल का रीजन है वो कैसे करके भी हम क्या करें, नेपाल साम्राज्य से छीन लें। ये इनका पहले से उद्देश्य था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस यहाँ पे थे उस समय जो कि जलवायु अनुकूल भी थे ब्रिटिशर्स के। जैसे मैं बात करूँ, ब्रिटिशर्स ठंडे प्रदेशों के थे, वहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहता था। तो यहाँ के कुछ जो हमारे हिल स्टेशन थे, जैसे कि आपका मसूरी था, लैंसडाउन था, बाद में डेवलप करेंगे अंग्रेज, नैनीताल तो हो ही गया, उसके अलावा रानीखेत था, अल्मोड़ा था, तो ये सब, पौड़ी था, ये ब्रिटिशर्स की जलवायु के अनुकूल थे। ठीक है, और यहाँ की जनता सीधी भी थी, तो ये चाहते थे पहले से कि ये एरिया हमारे पास आ जाए। ठीक है, बाकी देखिए, आपको 1815 में जब हमारा कुमाऊं कमिश्नरी बनेगी या कुमाऊं जनपद बनेगा तो ये आपका गैर विनियमित क्षेत्र था, यानी कि नॉन रेगुलेशन प्रांत था। अब नॉन रेगुलेशन प्रांत का मतलब क्या होता है? नॉन रेगुलेशन यानी कि जहां पर कानून नहीं लगाए जाएंगे। अंग्रेजों के इस टाइम पीरियड पे, यानी कि 1815 की मैं बात कर रहा हूँ, 1815 में भारत के अन्य जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी थी या अन्य प्रेसिडेंसी थे, तो जो प्रेसिडेंसियों में जो नियम कानून चलते थे ना, वो नियम कानूनों से इस क्षेत्र को मुक्त रखा जाएगा और कमिश्नरी का ही मतलब देख रेख में चलेगा ये, और एक कुमाऊं का एक कमिश्नर हम बना देंगे और वही यहाँ पे सब चीज़ें देखेगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई और ऐसे क्षेत्र को बोला गया नॉन रेगुलेशन प्रांत। ठीक है, महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। नॉन रेगुलेशन प्रांत में देखिए, जो मेन आपका एग्जीक्यूटिव होता था वो तो कमिश्नर होता था। ठीक है, और जो हमारा नॉन रेगुलेटिंग जो प्रांत होते थे उसमें जो जनपद होते थे, जनपद जनपद में जो हमारा डीएम होता था, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डीएम, जी हाँ, जिसको हम जिला अधिकारी बोलते हैं, तो जिला अधिकारी के पद पे होता था डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, कौन होता था? डिप्टी कमिश्नर। ओके, तो ये क्लियर हो गया ना आपका। तो ये था भाई थोड़ा एक लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम देखिए आपका देखेंगे इसमें कि जो पहला कमिश्नर आया उसने क्या काम किया, दूसरे ने क्या किया, तो थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इनका रिवीजन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले कमिश्नर से। तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहले कमिश्नर से। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर, इसको ई गार्डनर भी कहा जाता है, ई गार्डनर। ठीक है, ये कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। इसका कार्यकाल ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने के आसपास रहा था। ठीक है,
और बाकी बोला था कि गार्डनर का जो सबॉर्डिनेट था, यानी कि इससे नीचे पद पे जो होगा वो था विलियम ट्रेल। बाद में विलियम ट्रेल बनेगा आपका कुमाऊं का कमिश्नर। तो एडवर्ड गार्डनर कब कुमाऊं कमिश्नर बना, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। तो हमारा गार्डनर बना था कुमाऊं कमिश्नर 3 मई 1815 को। ये डेट आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में। गार्डनर के टाइम पीरियड पे अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक सेवा शुरू हो गई थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो ये आपका गार्डनर ने की थी। ये पूर्व एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ओके, इसके अलावा देखिए 1815 में ही गार्डनर ने भैया एक नियम बनाया। उस समय बच्चों की बिक्री होती थी, बच्चों को बेचा जाता था, तो बच्चों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया इसने। ठीक है, बच्चों के विक्रय पर, यानी कि बच्चों को बेचा जाएगा तो भैया अब ये गैर कानूनी नहीं होगा, तो इसने ये प्रतिबंध भी लगाया था। एक अच्छा काम ही किया इसने। उसके बाद देखिए इसने पहला भूमि बंदोबस्त किया भाई कुमाऊं में 1815 में, ध्यान रखेंगे। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त 1815-16 के आसपास किया था किसने, आपका गार्डनर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इसके बाद ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि देखिए संगोली की जो संधि है ना, मैंने आपको बोला था 1815 में भले ही हुई थी लास्ट टॉपिक में, लेकिन इसको नेपाल दरबार ने एक्सेप्ट किया था 1816 में। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। जब ये संगोली की संधि आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, औपचारिक तौर पे ऑफिशियली, तो फिर क्या होता है कि जो हमारा गार्डनर था उसमें एक कंडीशन ये भी तो थी कि नेपाल दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहेगा, यानी कि ब्रिटिशर्स का कोई राजदूत रहेगा वहां पे। तो गार्डनर को बोला जाता है भैया गार्डनर अपना बोरिया बिस्तर पकड़ चले जा तू अब सीधे नेपाल, यानी कि काठमांडू। काठमांडू में तेरे को वहां वो बंगला वंगला देंगे, तू वहां रहना एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट। ठीक है, तो गार्डनर भैया वहां चले जाते हैं और बोलते हैं विलियम ट्रेल से भैया मैं तो जा रहा हूँ, अब आप देखो कमिश्नरी को। तो इसके बाद हमारे जो दूसरे कमिश्नर बनते हैं वो है विलियम ट्रेल। ठीक है, तो थोड़ा यहीं से अब आपके प्रशासनिक कार्य वगैरह ज़्यादा शुरू होंगे, तो अब अच्छे से एक एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए विलियम ट्रेल की मैं बात करता हूँ भैया। विलियम ट्रेल ये कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था, दूसरा। ठीक है, सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड कमिश्नर था ये। और जॉर्ज विलियम ट्रेल जो था इसका शासनकाल रहा 1816 से 35 तक। विलियम ट्रेल को वास्तविक वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वास्तविक कमिश्नर बोल सकते हैं, कमिश्नर। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे माना जाता है। तो कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर हम बोले तो विलियम GW ट्रेल था। ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बाकी इसको एज ए सबॉर्डिनेट काम किया था इसने गार्डनर के नीचे। इसको थोड़ा बहुत पता तो चल ही गया था कि कुमाऊं कमिश्नरी में किस प्रकार से काम होता है, क्या चीज़ें हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है, और लैंड रिफॉर्म कैसे करने हैं, भू बंदोबस्त वगैरह क्या करने हैं। तो भू बंदोबस्त ज़्यादा करेगा यहाँ पे हमारा ट्रेल। ट्रेल के टाइम पीरियड पर टोटल 7 बार लैंड सेटलमेंट हुआ था। ठीक है, 7 बार भूमि बंदोबस्त हुआ। और ध्यान रखेंगे ट्रेल जो था अपने नियम के अनुसार चलता था, क्योंकि ये नॉन रेगुलेटिंग प्रांत था भैया। यहाँ पे कमिश्नर ने जो नियम कानून बना दिया, जनता को फिर वो नियम कानून पे ही चलना है। तो इसके टाइम पीरियड पे एक बड़ा ही स्टेटमेंट पॉपुलर हो चुकी थी, नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, कोई भी आपका भैया आपका कोई अपील नहीं चलेगी। अगर ट्रेल को सही नहीं लगा तो कोई अपील नहीं चलेगी, कोई भी दलील नहीं चलेगी, और कोई वकील नहीं चलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि आपका ट्रेल का जो शासन था अपने आप में ही था भैया। ठीक है, ऐसा ही कमिश्नर बाद में एक और आएगा जो है रामजी साहब के नाम से फेमस, हेनरी रैमजे। ओके, हालांकि एटकिंसन जो है इतिहासकार, एटकिंसन ने ट्रेल को न्याय का कमिश्नर भी बोला है, न्याय का कमिश्नर। ठीक है, एटकिंसन ने न्याय का कमिश्नर बोला है ट्रेल को। हालांकि अतिशयोक्ति लगता है ये मुझे, बट बोला है। अब जो बोला है इतिहासकार ने वो फैक्टो होते हैं, उन फैक्टों को एग्जाम में पूछा जाता है, मेरा काम है बताना आपको। ट्रेल ने पहला भूबंदोबस्त 1816 में किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखिए हम बात करेंगे दोस्तों, 1816 में एक काम और हुआ था। 1816 में कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन हुआ और इसको उस समय बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, ट्रेल के कार्यकाल में ही 1816 में क्या हुआ था, अल्मोड़ा जेल स्थापित हुई थी। ध्यान रखेंगे, अल्मोड़ा जेल बनी थी 1816 में, और 1821 में बनी थी पौड़ी में जेल। ठीक है, पौड़ी में जो जेल बनी थी 1821 में, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलिए कहीं कहीं आपको किताबों में ये भी देखने को मिलेगा कि जो हमारी पौड़ी की ऐतिहासिक जेल है कब बनी थी। पौड़ी की ऐतिहासिक जो जेल थी उसका विस्तृतकरण किया गया था 1850 में। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है, और कहीं अल्मोड़ा जेल आपको 1872 भी मिलता है। ठीक है, देखने को। अब जिस हिसाब से ऑप्शन आते हैं एग्जाम में उस हिसाब से आपको करना है, हालांकि दोनों एक साथ नहीं आएगा। उसके बाद देखिए इसके अन्य जो काम है भाई, उसके बाद जब लैंड सेटलमेंट की बात होती है तो ट्रेल को लगता है भाई इस काम के लिए हमको कोई ना कोई यार यहाँ पे
ऐसा पद चाहिए जो इन चीज़ों को देखे, इन चीज़ों को करे, मेजरमेंट करे, भूमि का रजिस्ट्रेशन है, भूमि की मापन है, इन कामों को करे। तो इसलिए इसने 1819 में पटवारी पद को सृजित किया था। ठीक है, पटवारी पद का सृजन किया था इसने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पटवारी पद के सृजन के साथ साथ कितने पद किए थे उसमें, 9 पद इसने सृजित किए थे, ध्यान रखते हैं। और इसको पटवारी उसमें बोला जाता है कि जो राजस्व व्यवस्था थी ना, राजस्व व्यवस्था को ही देखते थे। हालांकि जैसे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था किसने शुरू की। राजस्व पुलिस व्यवस्था आपकी 1874 में शुरू होगी। किसके टाइम पीरियड पे, हेनरी रैमजे के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो हालांकि पटवारी उसमें रेवेन्यू का काम करते थे ट्रेल के टाइम पे, बट इनको पुलिस का जो उसमें पुलिस की पावर्स थी वो नहीं दी गई थी। कई किताबों में आपको मिलेगा, बट वन लाइनर्स में खासकर मैं देखता हूँ मार्केट में, वो गलत है। पटवारियों को जो हमारी पुलिस की पावर्स मिली वो रेगुलेशन, जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आया था 1874 वाला, उसके हिसाब से मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिए इसने 1817 में ही एक कानून पारित किया था, रेगुलेशन 10 करके। रेगुलेशन 10 लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रेगुलेशन 10 कौन लाया था, तो ये आपका विलियम ट्रेल लाया था। रेगुलेशन 10 में क्या था कि कुमाऊं कमिश्नर जो हत्या है और डकैती है, हत्या और डकैती के मामलों को छोड़कर बाकी जितने भी मैटर हैं उनमें मुख्य न्यायिक अधिकारी की तरह काम कर सकता है। यानी कि हत्या और डकैती के डिसीजन नहीं देगा वो, बाकी अन्य डिसीजन सुना सकता है वो। ठीक है, कोई भी डिसीजन होगा, मतलब कोई भी अगर न्याय वगैरह करना होगा, तो ये था। इसके अलावा देखिए इसने जार प्रथा का भी अंत किया। जार प्रथा थी उसमें एक, ठीक है, एक कुप्रथा थी, ये प्रथा नहीं बोलूंगा मैं, कुप्रथा होती थी जार प्रथा। तो इसमें क्या कहा जाता था कि जो पत्नी होती थी, पत्नी का कोई बाहर वाला कोई उपपति होता था, उसको जार कहा जाता था। तो उसका जो मेन पति होता था, मान लीजिए कोई पति पत्नी है और पत्नी का एक और पति है कहीं बाहर, उपपति उसको कहा जाता था, यही जार व्यवस्था थी। तो पत्नी का जो सगा पति है जिसने 7 फेरे लिए, जब उस उपपति की हत्या कर देता था तो उसमें सजा का प्रावधान नहीं था। तो विलियम ट्रेल ने बोला नहीं भैया, किसी की हत्या करना पाप है, ये सिस्टम ही समाप्त करो आप, ये जार प्रथा खत्म करो, कोई उपपति नहीं होगा, वो भी दंडनीय अपराध होगा। और कोई पति अगर उस उपपति की हत्या करता है तो वो भी दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, यानी कि सजा मिलेगी। तो जार प्रथा की समाप्ति भी इसी ने की थी। इसके अलावा बहुत से अन्य काम किए विलियम ट्रेल ने, जैसे कि आप देख सकते हैं 1820 में, मैं आता हूँ फिर इसके बाद अगले वर्ष 1820 में इसने कोर्ट फीस स्टाम्प जारी किया था। कोर्ट फीस स्टाम्प, यानी कि कोर्ट में कोई भी केस होगा ना तो आपको स्टाम्प लेना पड़ेगा, स्टाम्प के लिए कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। ये शुरुआत इसी ने की। 1822 में इसने आबकारी विभाग बनाया था, शराब का जो विभाग होता था, शराब को देखने वाला आबकारी विभाग। उसके अलावा इसने एक अंग्रेज अधिकारी था ग्लिन, अंग्रेज अधिकारी ग्लिन था, उसकी मदद से कुली बेगार प्रथा का अस्थायी हल निकाला। यानी कि अस्थायी हल का मतलब कि कुली बेगार की जगह अगर मान लीजिए कुली बेगार नहीं मिल पाएगी तो हम एक सेना बना लेते हैं, खच्चर सेना। तो खच्चर सेना वगैरह इसने क्या किया था, गठित की थी। ये भी 1822 में ही बनाई थी। ठीक है, खच्चर सेना कब बनाई थी, 1822 में, ध्यान रखेंगे। और ये सोचा इसने कि कुली बेगार प्रथा का अंत हो जाएगा जब मैं खच्चर सेना बनाऊंगा, लेकिन ये आपका खत्म नहीं हो पाया उसमें। हालांकि अगर कभी क्वेश्चन बने एग्जाम में कि कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का पहला प्रयास किसने किया था, तो ये आपका कौन माना जाएगा, विलियम ट्रेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए 1823 का जब वर्ष आता है दोस्तों, 1823 भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1823 में जो हमारा ट्रेल था उसने कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया था। कितने परगनों में, 26 परगनों में। और 1823 में ही इसने पंचसाला या 80 साला भूमि बंदोबस्त किया। ठीक है, पंचसाला है, 5 साल के लिए था ये, 80 साला मतलब उस समय चल रहा था संवत 1880, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 80 साला बंदोबस्त। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलर एक भूमि बंदोबस्त था। 1824 में इसने डबल लॉक व्यवस्था की। डबल लॉक व्यवस्था क्या थी, जिससे कि जो सरकारी खजाना होता था, सरकारी खजाने में एक चाबी जो थी हमारी किसके पास रहेगी, डीएम के पास, कलेक्टर के पास रहेगी, और दूसरी चाबी जो होती थी ट्रेजरी में जो अधिकारी होता था उसके पास रहती थी, ट्रेजरी वाले के पास। ठीक है, तो डबल लॉक व्यवस्था की, इससे क्या फायदा होगा कि आपका देखिए 2 चाबियां होने से चोरी हो रही या कुछ भी ऐसी घटनाएं होने से बचा जा सकेगा। ठीक है, तो ये आपका डबल लॉक व्यवस्था इसने शुरू की थी। ओके, और इसी के टाइम पीरियड पर 1824 में कुमाऊं में आपका कौन आया था, विशप हेबर। विशप हेबर आया था ना, तो ब्रिटिश एक राइटर था विशप हेबर, उसने चाय की खेती की संभावना जताई यहाँ पे, चाय की खेती की। तो कुमाऊं क्षेत्र में चाय की खेती की संभावना जताने वाला व्यक्ति कौन था 1824 में, तो विशप हेबर था ये। विशप का मतलब पादरी। ठीक है, विशप हेबर नाम याद रखना। चलिए इसके अलावा देखिए इसने हल्द्वानी की स्थापना की थी। ठीक है, हल्द्वानी ध्यान रखेंगे, हल्द्वानी में भाई हल्दू के पेड़ पाए जाते थे। हल्दू, हल्दू पेड़ होता है, हल्दू को इसने पहले हल्दू वंगड़ी बोला।
और हल्द्वानी में जहाँ पे इसने डेरा डाला था इसको गोरा पड़ाव बोलते हैं। आज भी देखिए हल्द्वानी में गोरा पड़ाव होगा आपका, गोरा पड़ाव हो गया, भोटिया पड़ाव हो गया, ये सभी जगह आज भी हल्द्वानी में एग्जिस्ट करती हैं। गोरा पड़ाव मतलब जहाँ पे पहले अंग्रेज अधिकारी रुकते होंगे, भोटिया पड़ाव जहाँ पे भोटिया व्यापारी व्यापार करने आते थे। ठीक है, तो हल्द्वानी की स्थापना विलियम ट्रेल ने कब की थी? 1834 में की थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। 1826 में इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? देहरादून और चंडी को कुमाऊं जनपद में शामिल किया गया। तो देहरादून का जो क्षेत्र था और चंडी परगना जो था, चंडी का मतलब हरिद्वार से समझिए, हाँ, जो चंडी मंदिर है, तो हरिद्वार के आसपास का जो एरिया था ये आपका कुमाऊं जनपद में शामिल हुआ। ठीक है, 1826 में ही विलियम ट्रेल ने पहली बार साल के जंगल को प्रतिबंधित किया था। साल की कटाई रोकी इसने, साल के वृक्ष होते हैं ना उसकी कटाई रोक दी। तो इसलिए ये भी बोला जाता है कि जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में पहली बार वन संरक्षण का प्रयास किसने किया? तो विलियम ट्रेल ने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो साल काटने के वनों पर इसने प्रतिबंध, जो साल काटे जाते थे उस पर इसने बैन लगाया था। इसके अलावा इसका कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की मैं बात करूं तो देखिए 1827-28 में विलियम ट्रेल ने आपका बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग, बहुत महत्वपूर्ण है, बद्रीनाथ केदारनाथ जो मार्ग था, बद्री केदार मार्ग का निर्माण करवाया भाई। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसका माना जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का निर्माण इसने कराया था। ओके, और बोला जाता है कि इसी के अगले वर्ष 1829 में इसको बद्री केदार समिति जो थी उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था इसी वजह से। और इसके अलावा देखिए विलियम ट्रेल ने 1833 में 1833 में अल्मोड़ा में क्या किया था? एक देसी चिकित्सक को नियुक्ति किया था। देसी चिकित्सक यानी कि यहीं का जो वैद्य वगैरह होगा उसकी नियुक्ति की थी। ऐसे क्वेश्चन भी आयोग बना देता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट पूछ लेता है ना यूके ट्रिपल एस सी तो। ठीक है, और बाकी देखिए 1835 के आसपास, 34-35 के आसपास क्या हुआ? कार्यकाल लगभग पूरा हो गया था विलियम ट्रेल का। ठीक है, 35 में पूरा हुआ कार्यकाल पूरा, ध्यान रखेंगे। 1835 में इसने कार्यकाल पूरा होने से पहले हल्द्वानी में एक मंडी की भी स्थापना की थी। आज भी देखिए सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी की मैं बात करूँ पूरे उत्तराखंड की तो वो हल्द्वानी में ही है। ठीक है, चलिए अन्य कुछ और महत्वपूर्ण बातों की, ट्रेल से जुड़ी बातों की मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसमें देखिए ट्रेल पास आपने सुना होगा, बागेश्वर में है। ट्रेल पास जो है इसी के नाम पे है। ठीक है, ऐसा बोला था ट्रेल पास, विलियम ट्रेल यहाँ पे गया था तो ट्रेल पास इसका नाम रखा गया है। उसके अलावा देखिए आपका जो हमारे विलियम ट्रेल था, विलियम ट्रेल जो थे नैनीताल भी गए थे सबसे पहले, ऐसा बोला जाता है 1823। यानी कि विलियम ट्रेल को पहले से पता था कि नैनीताल जैसी सुंदर जगह एग्जिस्ट करती है, बट उसने फिर भी उसको दुनिया के सामने नहीं लाया क्योंकि लोगों की आस्था की चिंता थी उसको। लेकिन बाद में जब पीटर बैरन जाता है तो पूरा काम खराब कर देता है वो। ठीक है, तो ये बात की बात है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ट्रेल से संबंधित एक रचना है आपकी जो कि आपकी बनती है एग्जाम में। ठीक है, स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं। ठीक है, ये रचना ट्रेल से जुड़ी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे विलियम ट्रेल से जुड़े हुए। अब आगे बढ़ेंगे अगले कमिश्नर की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप अजय सिंह रावत की किताब पढ़ेंगे तो अजय सिंह रावत में ना आपको एक यहाँ पर देखिए ट्रेल के बाद डायरेक्ट जॉर्ज गोबन नहीं आया। देखिए क्योंकि जो ट्रेल था 1835 में रिटायर हो रहा है। देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 1835 में ट्रेल रिटायर हो रहा है, लेकिन जो हमारा गोबन है उसका कार्यकाल 36 से शुरू हो रहा है। कुछ दिख रहा है ना आपको गैप? तो अजय सिंह रावत जी बोलते हैं इस गैप के बीच में कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर भी आया एक, जिसका नाम था मोजले स्मिथ। क्या नाम था इसका? मोजले स्मिथ। ठीक है, तो ये आपका आया था उसमें, ऐसा बोला जाता है। एक कार्यवाहक कमिश्नर भी आया बीच में। ठीक है, तो आप कभी क्वेश्चन बन भी सकता है, तभी बोल रहा हूँ मैं आपको। ट्रेल के बाद कौन सा कार्यवाहक कमिश्नर आया था कमिश्नरी में? तो मोजले स्मिथ आया था। इसके बाद तीसरा कमिश्नर आएगा भैया जॉर्ज गोबन, या गोयन भी बोलते हैं इसको। 1836 से 38 तक रहा ये कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में। कर्नल था ये, कर्नल जॉर्ज गोबान भी इसको कहा जाता है। इसने सबसे पहले दास विक्रय पर प्रतिबंध लगाया 1836 में। ठीक है, दासों का जो विक्रय होता था उस पर आपका जो स्लेवरी होती थी उसको बंद किया उनके बेचने पे। ठीक है, उसके अलावा 1837 में बोला जाता है कि इसने एक सदर अमीन पद की नियुक्ति भी की थी। अमीन नामक पद इसने बनाया था 1837 के आसपास। ठीक है, सेना का ऑफिसर था तो उसी के हिसाब से काम करता होगा ये। बोला जाता है कि सिविल क्षेत्रों का उतना अनुभव नहीं था। थोड़ा आप सेना का आदमी होता है ना, एक अलग ही उसने कल्चर देखा होता है सेना में, एक अलग ही एटमोसफेयर होता है आर्मी का, तो उतना ज़्यादा सफल हो नहीं पाया है। ठीक है, तो बोला जाता है कि 1837 में ही हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने बर्ड नामक एक अधिकारी को बोला, यहाँ पे भेजा और बोला उसको कि भैया वहाँ जाओ और देखो कुमाऊं कमिश्नर कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनके कामों की समीक्षा है, उसका मतलब हमको क्या दीजिए, आप एक रिमार्क दीजिए, फीडबैक दीजिए कि कैसा काम वो कर रहे हैं। तो बर्ड यहाँ पे आया
बर्ड बोला भैया ये जॉर्ज गोबन तो पागल है, ये काम ही नहीं कर रहा कुछ, ये तो सेना के नियम कानून झाड़ रहा है हमारा पब्लिक पे, हटाओ इसको। तो बोला जाता है कि गोबान को फिर वहां से हटा दिया गया, ज़्यादा इसने, तभी इसका जो टाइम पीरियड देखना है बहुत कम है। तो ये क्वेश्चन भी कभी बन सकता है कि कुमाऊं कमिश्नर में यहाँ का जो हमारा प्रशासन चल रहा था ना, उस प्रशासन की समीक्षा करने के लिए कौन सा अधिकारी आया था, तो ये अधिकारी था मार्टिन बर्ड। ये भी आप याद रखना, ठीक है, मार्टिन बर्ड। हालांकि जॉर्ज गोबन ने गोरखाओं की जो दिव्य न्याय व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया था, जो गोलादीप कड़ाईदीप ये सो चलती थी ना, ये खत्म कर दी थी इसने, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। चलिए अगला जो हमारा आया था कमिश्नर, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन इसका नाम था भाई, ये आपका चौथा कमिश्नर हो जाएगा। इसका शासनकाल रहा 1838 से 48 तक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसी के टाइम पीरियड पे पौड़ी जिले का गठन होता है और स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का भी गठन होता है। तो स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी बनती है आपके 1839 में वैसे, क्योंकि यहाँ पर फिर दो जनपद बन जाते हैं, एक था जनपद कुमाऊं जो बाद में अल्मोड़ा नैनीताल के रूप में टूटेगा, और एक था जनपद गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल यानी कि पौड़ी से मतलब है। अब यहाँ पे दो जनपद बन गए हैं, ठीक है, 1839 में पौड़ी जिले का जैसे गठन होता है। ओके। उसके अलावा देखिए इसने लुसिंगटन ने क्या काम किया, लुसिंगटन ने आपका 1840 में 1840 में क्या किया था, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। इसके अलावा इसने 1840 में ही श्रीनगर में एक एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की भी स्थापना की थी, ठीक है। बाकी देखिए 1842 में इसके टाइम पर क्या काम हुआ, 1842 में आपका तराई भाबर को कुमाऊं में शामिल किया गया। तराई भाबर पहले कुमाऊं में नहीं था, लेकिन तराई भाबर को 1842 में शामिल किया गया कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिए। तराई हालांकि उसमें अलग जिला था, ओके। उसके अलावा देखिए 1842 में ही दोस्तों आपका क्या हुआ, ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ इसके टाइम पीरियड पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपरी गंग नहर, ऊपरी गंग नहर इसी के टाइम पीरियड पे शुरू हुई थी 1842 में। और ये नहर बन के पूर्ण कब होती है, तो ये नहर बनती है आपकी कब तक, 1848 में, ठीक है, ठीक है। 1848 नहीं होगा, ये माफ कीजिएगा, 1856 होगा, 54 होगा। 1854 में नहर पूरी हुई थी, 12 साल लगे थे इस नहर में, ठीक है, 12 वर्ष लगे थे। तो ये जब लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे शुरू हुई थी नहर, और ये पूरी होगी बैटन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो भाई ये था ऊपरी गंग नहर का निर्माण इसने कराया। ऊपरी गंग नहर का जो उसमें वास्तुकार था कौन था, ये प्रॉबी कॉटले था। कई बार बनता है क्वेश्चन, ऊपरी गंग नहर का निर्माण करता, या बोल सकते हैं कि जिसने इसका डिजाइन बनाया था वो प्रॉबी कॉटले था। इसलिए प्रॉबी कॉटले को आप देखते होंगे कई किताबों में उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ भी बोला गया है, आधुनिक भगीरथ, ठीक है, आधुनिक भगीरथ इसलिए बोला जाता है कौटले को, ठीक है। और बाकी और चीज़ें इसके बारे में देखिए, इसी के टाइम पीरियड पे जो नैनीताल था, नैनीताल एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होने लगा था। नैनीताल में भूमि आवंटन होने लगा था, उसमें नगरीकरण शुरू हो गया था इसी के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और बाकी इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की मैं बात करूँ तो देखिए इसने 1848 में अल्मोड़ा में एक दवाखाने की भी स्थापना की थी, दवा खाना बनाया था इसने अल्मोड़ा में एक स्थापित किया था, ठीक है। और बोला जाता है कि 1848 में ही इसने क्या किया था, बागेश्वर में गोमती नदी पर एक पुल बनाया था, गोमती पर पुल बनाया था, ठीक है। तो ये भी इसके टाइम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। उसके अलावा देखिए आपका लुसिंगटन एकमात्र ऐसा कमिश्नर था जिसका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था 1848 में। 1848 में क्या हुआ, कार्यकाल के दौरान ही ये क्या हो जाता है, आपके काल कलवित हो जाते हैं, ठीक है। और बोला जाता है कि जो लुसिंगटन था बहुत ही शांत आदमी था, इसीलिए इसके कार्यकाल को शांत काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके टाइम पीरियड पे लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई इस टाइप का वो नहीं था, इसका व्यवहार बहुत अच्छा, फैमिलियर व्यवहार इसका बोला जाता है, उसमें पब्लिक के साथ था। तो एक अच्छा कमिश्नर था हमारा लुसिंगटन, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट रह गया हमारा लुसिंगटन से जुड़ा हुआ जिसको आप नोट कर लीजिए। लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे भैया आपका 1845 में ही क्या हुआ था, नैनीताल खैरना मोटर मार्ग शुरू हुआ था। नैनीताल खैरना जो मोटर मार्ग बना, मतलब मोटर मार्ग का जो कार्य है वो आरंभ हुआ था, ठीक है, 1845 में, इसी के टाइम पीरियड पे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप अगले कमिश्नर को देखेंगे। नेक्स्ट जो कमिश्नर आएंगे भैया ये आपके कुमाऊं के हो जाएंगे पांचवें कमिश्नर, ठीक है, पांचवें पूर्णकालिक कमिश्नर हो जाएंगे जॉन हेलिड बैटन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनका नाम था जॉन हेलिड बैटन, और बैटन का जो टाइम पीरियड है भैया इसको गोल्डन इरा ऑफ कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बैटन का जो शासनकाल है ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये जो पहले कमिश्नर आया था ना, तीसरा कमिश्नर जो था गोबन,
गोबन और लुसिंगटन का असिस्टेंट के रूप में काम कर चुके थे जॉन हेलिड बैटन। टाइम पीरियड था इनका 1848 से लेकर 56 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे 56 तक इन्होंने काम किया। 1840 में इन्होंने 20 साला भूमि बंदोबस्त किया, यानी कि 1840 में जो इन्होंने भूमि बंदोबस्त यहाँ पर किया था उत्तराखंड की धरती में, वो अगले 20 साल तक था, यानी कि अगले 20 साल यानी कि 1860 तक रहा होगा वो। ठीक है, तभी तो फिर इसके बाद जो हमारा भूमि बंदोबस्त आएगा वो विकेट भूमि बंदोबस्त होगा। तो 20 साल के लिए इनका भूमि बंदोबस्त रहा, इसलिए इनको इस भूमि बंदोबस्त को 20 साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। ओके, और जो ये आपका किया था इन्होंने, ये 8वां भूमि बंदोबस्त था, 8वां। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस भूमि बंदोबस्त की मुख्य विशेषता यह थी, इसमें खसरा पैमाइश की गई थी। जो आज खसरा नंबर आप देखते हैं ना, जब भी हम अपना खाता खतौनी निकालते हैं, खेत नंबर देखते हैं, खसरा नंबर जो होता है वो खसरा नंबर की जो पैमाइश की गई थी कि यानी आदमी को पता चल जाए कि मेरा कौन सा खेत है, कितनी भूमि मेरे किसके नाम पे आवंटित है, यानी कि उसमें आपका 2-3 पीढ़ियों का भी ब्यौरा रहता। तो इस प्रकार की भूमि बंदोबस्त को शुरू किया था हेलिड बैटन ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये एक मुख्य विशेषता थी इस भूमि बंदोबस्त की। उसके अलावा देखिए जॉन हेलिड बैटन के अन्य मैं कामों की बात करूं तो सबसे पहले देखिए आपका बैटन के टाइम पीरियड पे ही दोस्तों आपका उत्तराखंड में पहली रेल चलेगी 1851 में। ठीक है, पहली रेल उत्तराखंड में ही चली थी, ध्यान रखेंगे, मालगाड़ी थी, लेकिन वो मालगाड़ी। हालांकि भारत में पहली जो रेलगाड़ी थी वो आपका बम्बई से ठाणे के बीच चलती है 1853 में, लेकिन 1851 में क्योंकि गंग नहर का काम चल रहा था, गंग नहर का काम चल रहा था, तो रुड़की और पिरान कलियर के बीच में ये मालगाड़ी या माल वाहक डब्बा चला था सबसे पहले। ठीक है, तो ये किसके टाइम पे, बैटन के टाइम पे ही हुआ था। बैटन के टाइम पर ही 1852 में लोगों को चाय की खेती के लिए जमीनें भी आवंटित की गई, लोगों को जमीनें दी गई, बोला गया कि इसमें चाय की खेती करोगे अब आप लोग। ठीक है, तो ये काम भी बैटन के टाइम पीरियड पे ही हुआ था। इसके अलावा देखिए बैटन ने 1854 में अल्मोड़ा में एक लेप्रोसी अजाइलम की भी स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि लेप्रोसी जो आश्रम होता है तो उसको इसने स्थापित किया। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग जो होता था, कुष्ठ रोग के आश्रम की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी के कार्यालय को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित बैटन ने ही किया था। पहले जो कुमाऊं कमिश्नरी का ऑफिस था वो कहाँ पे था आपका, 1855 से पहले अल्मोड़ा में था। बैटन ने बोला यार नैनीताल डेवलप हो गया, नैनीताल में ले जाओ, तो कमिश्नरी का जो मुख्यालय है फिर नैनीताल ले जाया गया। तो नैनीताल स्थानांतरित कब हुआ, तो 1855 में, याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके अलावा देखिए बैटन के कार्यकाल में बहुत से डाक बंगले बने थे। डाक बंगले आज भी आप देखते हैं ना, पर्वतीय अंचलों में डाक बंगले होते हैं। ये डाक बंगले सबसे ज़्यादा इसी के टाइम पीरियड पे बने। डाक बंगलों का रख रखाव की और इसने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि जब भी विजिट में ये जाता था गांव में, तो डाक बंगलों में ही हमारा क्या होता था, अधिकारी लोग रुकते थे। तो जितना अच्छा बना सको उस बंगले को तो उतना आपको अच्छा रहेगा। तो एक प्रकार का जो होम स्टे बोल सकते हैं वही थे डाक बंगले। ठीक है, जैसे आज होम स्टे होते हैं। और इसके अलावा देखिए बैटन ने पहली बार ये प्रयास किया कि जो हमारे ट्रेल ने पटवारी बनाए थे, यार उन पटवारियों को देखिए, पटवारी तो बन रहा है अभी, जो भी पटवारी हमारी ट्रेल ने बनाए थे, इन पटवारियों का सिस्टम ये था कि बाप मरा तो बेटा पटवारी बन रहा है, बेटे के बाद उसका बेटा पटवारी बन रहा है। यार ये नहीं होगा, ये सही काम नहीं हो रहा है। तो हमारा बैटन ने बोला भैया जो पटवारी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है, ये पटवारी का रेवेन्यू का काम है, तो इसलिए भाई इस पटवारी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिना ट्रेनिंग के पटवारियों को हम नहीं लेंगे। ठीक है, हालांकि जो हमारा जो ये चला रहा था वंशानुगत जो पद था पटवारी का वो चला आ रहा था, वो तो इसने बंद नहीं किया, लेकिन वंशानुगत पद में इसने ये बोला कि प्रशिक्षण होगा भैया, अब जो प्रशिक्षण को पास करेगा वही पटवारी बनेगा। तो पहली बार पटवारियों को प्रशिक्षित करने का जो काम किया या प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत हुई वो बैटन के टाइम पीरियड पर ही हुई थी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 1850 में बैटन के टाइम पीरियड पे आपका क्या हुआ था, बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वे हुआ था। बमोरी मतलब हल्द्वानी को बमोरी भी कहा जाता था, यानी कि हल्द्वानी अल्मोड़ा मोटर मार्ग सर्वेक्षण किसके टाइम पीरियड पे हुआ, 1850 में बैटन के टाइम पीरियड पे ही हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। 1853 में हमारा बैटन ने 1853 में बैटन ने क्या किया था, श्रीनगर जो था हमारा, वहां पे अलकनंदा के ऊपर क्या बनाया था आपका, एक पुल बनाया था, सस्पेंशन पुल। ठीक है, सस्पेंशन पुल बनाया था आपका, ये भी महत्वपूर्ण है 1853 में। ठीक है, उसका एक असिस्टेंट था उसमें स्ट्रेची, तो स्ट्रेची था वहां पे, स्ट्रेची के देखरेख में ये पुल बनाया गया था। ओके, तो ये कुछ हमारे बैटन से जुड़े महत्वपूर्ण काम थे। तो अभी तक हमने देख लिया कुमाऊं के 5 कमिश्नर, गार्डनर, ट्रेल, गोबन, लुसिंगटन एंड बैटन।
ओके। इसके बाद जो अगला कमिश्नर आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण कमिश्नर है, जिसने बहुत ज़्यादा प्रशासनिक सुधार यहाँ पे किए और जिसको किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। तो किंग ऑफ कुमाऊं के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, और उसी वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करूंगा मैं उत्तराखंड में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। उसके बाद जो रिवीजन क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, फिर उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर शुरू करूंगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया, आपको ये रिवीजन क्लासेस महाकुंभ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, ठीक है, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। चलिए दोस्तों, बाकी जगह जिनका जनवरी में एग्जाम है उनके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पे वो टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है और बाइलिंगुअल दी जा रही है। ओके, चलिए, बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।